Hello, student. I hope you all are fine. So now I'm here with the history second chapter, nationalism in India. So in this chapter, we have discussed about some most important Indian history event, which are the responsible to fulfill the nationalism feeling in Indians. So let me start this topic today. इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एक वर्ल्ड लेवल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस इवेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 तक का ये जो सिचुएशन था, इस समय की ये जो घटना थी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इंडियन के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार किस तरीके से इंडियन नेशनलिज्म को की ग्रोथिंग में हेल्प करता है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? द ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन आपका जो हमारी कंट्री थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी उस समय, और ब्रिटेन ऑलरेडी एक एक्टिव मेंबर था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसलिए ब्रिटेन को जो भी खर्चे दिखाई दिए अपने वार को कंटिन्यू करने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर इंडिया पे इम्पोज कर दिए गए। यहाँ से सारे रिवेन्यूज़ के सोर्सेज देखे गए, यहाँ से पैसे वगैरह ले करके अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया। इनकम टैक्स उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में। इसके साथ ही साथ कस्टम ड्यूटीज़ जो लगाई गई थी, उसको भी क्या किया गया, उसको भी बढ़ा दिया गया। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वार पीरियड। जो इसेंशियल गुड्स थे, जो हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वे सारी इसेंशियल गुड्स की जो प्राइसेस थी उनको डबल कर दिया गया था। जब तक वार कंटिन्यू चला तब तक इसेंशियल गुड्स की प्राइसेस काफ़ी हायर रहीं। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वाज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पे भर्ती किया जाने लगा, यानी लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पे इंडियन आर्मी का पार्ट बनाया जाने लगा। क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल्स। अब एक तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की तरफ से एक प्रॉब्लम बढ़ रही थी, अब इंडिया में क्या हुआ, कुछ नेचुरल चीज़ें भी आई, जैसे क्रॉप्स का फेल हो जाना। तो क्रॉप ख़राब होने की वजह से फूड मटेरियल्स में काफ़ी कमी आ गई। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसी समय में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इंडिया के कई पार्ट्स में फैलना शुरू हो गया, जिससे भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो अब देखा जाए तो पहली तो प्रॉब्लम थी, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में फैलाई गई थी शुरू से ही। अब यहाँ पर फूड मटेरियल्स में कमी हो जाना, इन्फ्लुएंजा आ जाना, रिवेन्यूज़ के सोर्सेज ना होना इंडियंस के पास, ऐसी सिचुएशन में मिलियंस पीपल्स अपनी लाइफ खो देते हैं। तो अगर हम देखें तो 1914 में यह फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, और इसी की लगभग एक साल बाद 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न आते हैं, और उसी समय उन्होंने एक स्ट्रगल शुरू किया था। आई मीन जस्ट किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने राइट्स को लेने के लिए, अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक मेथड अपनाया, एक तरीका उन्होंने अपनाया कि हमको कैसे संघर्ष करना है लोगों के साथ, कैसे हमको अपने राइट्स ले लेने हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड अपनाया था जिसका नाम दिया गया था सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये उसी समय आए हुए थे अफ्रीका से, और अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने चलाया था, जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी रहा था। सो 1950 में इंडिया गांधी जी वापस आते हैं, और उन्होंने सत्याग्रह मेथड को इंट्रोड्यूस किया, और उसी को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और स्ट्रगल करते हैं।
अब ये सत्याग्रह था क्या? तो अब हम सत्याग्रह की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि सत्याग्रह का मतलब क्या था। व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? इसके पीछे मोटिव क्या था, इसका मतलब क्या था? सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स। सत्याग्रह का अगर लिटरेरी मीनिंग देखा जाए, लिटरेरी मतलब इसका शाब्दिक मीनिंग जो आता है उसका मतलब है सत्य के साथ रहना या सत्य की जो शक्ति है उसके साथ चलते रहना और उसी के साथ अपने आप को पूरी लाइफ लेकर के चलो। दैट इज़ द लिटरेरी मीनिंग। इट वॉज अ नॉन वायोलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। कि इंडिया में जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, महात्मा गांधी ने उनको नॉन वायोलेंट स्ट्रगल के द्वारा स्टार्ट किया था। तो जितनी भी आप मूवमेंट देखेंगे जो महात्मा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, वे सभी नॉन वायोलेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे और यही था हमारा सत्याग्रह। इट परस्यूड द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। और यह फोर्स करता है कि हमें ट्रुथ को समझने की ज़रूरत है, हमें जो सत्य की जो शक्ति है उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको खोजने की ज़रूरत है। इफ़ द कॉज वॉज ट्रू एंड इफ़ द fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppression. महात्मा गांधी या सत्याग्रह का आइडिया ये कहता है कि अगर आप सही हैं, अगर हमारा कारण सही है और हम यदि इनजस्टिस के अगेंस्ट हैं, उस समय में फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है उनके अगेंस्ट जाने की। हंगर स्ट्राइक्स, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट और सम मेथड ऑफ सत्याग्रह। अब इन्होंने इस सत्याग्रह में कौन कौन से मेथड आ सकते हैं कि कैसे हम अपना स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, शांतिपूर्वक हम बैठ जाएं, कुछ भी रिस्पॉन्स न दें, उनकी आज्ञा करते जाएं। हड़ताल करना, नॉन कोऑपरेशन, किसी की बात को न सुनना, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट चले जाना, इस तरीके के मेथड को सत्याग्रह के में शामिल किया गया था।